भोपाल से खबर है जहां पर विधायक पीसी शर्मा की पत्रकार वार्ता। बता दें कि पटवारी भर्ती मामले पर उन्होंने सरकार पर साधा निशाना। वहीं सरकार से किया सवाल, जांच के आदेश के बाद भी जांच क्यों शुरू नहीं हुई है। 1 करोड़ युवाओं के साथ हो रहा खेल। 1 लाख नौकरियों का वादा कर रहे, लेकिन पोर्टल पर 1 या 2 ही वैकेंसी दिख रही हैं। पीसी शर्मा का आरोप है जांच आयोग केवल गिरफ्तारियां रोकने के लिए बनाया गया है। पीसी ने सवाल उठाए, क्या ये सच है कि जांच आयोग को दफ्तर नहीं दिया गया है या फिर आयोग को व्यापम में जाकर जांच करने का आदेश है? क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हुई है? क्या आयोग ने अभी तक कोई प्राथमिक जांच रिपोर्ट दाखिल की है? जब सीएम ने जांच के आदेश दिए थे, मतलब घोटाला स्वीकारा था, तो फिर अभी भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? पीसी का दावा, नवंबर में कमलनाथ सरकार बनेगी, तब इस मामले का दूध और पानी का पानी होगा। अब ये केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गया है। आज भोपाल के लाडले विधायक, कमलनाथ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी एक बहुत ही जरूरी विषय पर आपसे रूबरू होंगे और अपनी बात रखेंगे। मंच पर आसीन आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी एवं आनंद जाट जी की साथ सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे सभी साथी मिश्रा जी, जाट जी, देरी हुई थोड़ी सी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती का घोटाला। ये पूछना चाहते हैं हम मुख्यमंत्री शिवराज जी से कि इस पटवारी घोटाले की जो जांच के आपने आदेश दिए थे, ये जांच अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? इस घोटाले की 2-3 चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। ये मामला विधानसभा में उठा था। एक विधायक जो बीएसपी से बीजेपी में जाता है, उसके कॉलेज में भिंड में 10 लोग परीक्षा में बैठते हैं पटवारी, और 8 लोग पास हो जाते हैं। क्या बीएसपी से बीजेपी में, उनकी पार्टी में, सरकारी पार्टी में आने का उनको लाभ दिया गया? उसके लिए उनको छूट दी गई। दूसरा, बालाघाट का जो अभ्यर्थी है वो बालाघाट में ही बैठता, वहां पे भी केंद्र था, वो जाके बैठता है ग्वालियर में और टॉप करता है। और इसके अलावा वीडियो वायरल हुए थे, आपने भी देखा, एक बच्चे का ही मैंने तो 15 लाख रुपए दिए और आप भी दो, दिक्कत क्या है? तो ये व्यापम घोटाला 3, व्यापम 1, 2, 3, ताकि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? ये यहाँ के युवाओं से खिलवाड़ क्यों हो रही है? आज ही किसी समाचार में था कि 1 लाख भर्तियां चालू होगी और पोर्टल में 1 या 2 है, और 1 लाख भर्तियां 1 महीने के अंदर की जाएगी। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, जो 1 करोड़ युवा बेरोजगार है, उसके साथ ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ये खेल क्यों कर रही है? जानकारी ये मिली है कि इस आयोग को केवल इसलिए बनाया गया है कि गिरफ्तारियां रुक जाएं। किसी भी व्यक्ति की इस घोटाले में गिरफ्तारी नहीं की गई। और दिसंबर 22 से जनवरी 2023 तक ये फॉर्म भरे गए। लाखों रुपए लिया इसने व्यापन ने, और 15 मार्च से 26 अप्रैल तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2023 को रिजल्ट आए, और रिजल्ट के बाद चारों तरफ विरोध हुआ, कोहराम हुआ, ये सब चीजें जो घोटाला ये सामने आया। और इसकी जनता पे इम्प्रेशन, इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा। ग्वालियर में प्रियंका गांधी जी की सभा हुई। उस सभा में लाखों लोग उस सभा के अंदर थे। वो उस पर कुछ बोलना चाहती थी, उन्हें एक शब्द का पटवारी, इतने में पूरी की पूरी 1 लाख से ऊपर जनता चिल्लाई कि ये बड़ा घोटाला है, एक साथ हाथ उठा के। मतलब जनता तक इस बात का इंप्रेशन है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयोग बना के गिरफ्तारियां रोक दी। दूसरी तरफ आयोग को कोई जगह नहीं दी कि कहाँ से वो काम करेगा। उसको कोई सुविधा नहीं दी गई कि व्यापम में जाके इसकी जांच शुरू करे। और मैं 5
मुख्यमंत्री शिवराज जी से, उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एक सदस्यीय जांच आयोग को अभी तक दफ्तर नहीं दिया गया, और यदि दफ्तर नहीं दिया गया है तो क्या व्यापम के कार्यालय में जाकर भाजपा ने उन्हें जांच करने के लिए निर्देशित किया है? क्या भाजपा कार्यालय में कोई जगह उनको दी जा रही है? इस बात का जवाब भाजपा और उनकी सरकार दे। दूसरा, इस मामले को लेकर जांच आयोग की आड़ में क्या गिरफ्तारियां टालने की कोशिश की गई है? अब तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, ये इसका जवाब दें। तीसरा, लाखों बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए भर्ती पर रोक लगाई गई, तो किन भाजपा नेताओं का इसके पीछे हाथ है? चौथा, जांच आयोग की ओर से अब तक क्या कोई प्राथमिक रिपोर्ट जारी की गई है, और अगर नहीं तो कब तक ये रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी? भाजपा इसका जवाब दे। 9000 पटवारियों की भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने कितने करोड़ का खेल किया है तथा प्रति पटवारी कितने लाख की बोली लगाई है, इस बात का जवाब भी इनको देना चाहिए। कुल मिला के ये बहुत बड़ा घोटाला है और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ इन्होंने खेल किया है, और हमारी मांग यही है कि ये 5 सवालों का जवाब दे, और जो आयोग बनाया है इसको फ्री हैंड देकर इस पूरे मामले की जांच करने दी जाए। और जब ये मामला घोटाला सामने आया, प्रदर्शन हुए पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह, तब ये इस पर रोक लगाई गई। मतलब इस बात को मान लिया शासन ने, मुख्यमंत्री शिवराज ने, कि इसमें घोटाला हुआ है, तो अब उसको जांच क्यों नहीं करने दे रहे? वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको, उनके चेहरों से पर्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? ये सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हमारे सवाल सरकार से भी और बीजेपी से है। आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिंक ओपन करने को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं। व्यापम के गेट पर प्रदर्शन किया गया। सरकार, गृह मंत्री से मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 के ऑनलाइन आवेदन की लिंक पुनः आरंभ करने के लिए आज कई छात्रों ने व्यापम पर प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना में गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि आपको बता दें कि 26/6/2023 एवं अंतिम तिथि 10/7/2023 निर्धारित की गई थी। उक्त आवेदन प्रक्रिया में दौरान अंतिम सप्ताह में सर्वर अत्यधिक धीमा होने के कारण लाखों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जमा करने से वंचित रह गए थे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इन लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने के लिंक कुछ दिन के लिए पुनः आरंभ की जाए, ताकि पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद होने से बच सके। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सरकार भ्रष्टाचार डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, कांस्टेबल की 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 डेट बढ़ाओ। रणनीति है आगे की रणनीति यही है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश में, भोपाल की राजधानी में, अगर लिंक रीओपन नहीं होती है, और यह चालू रहेगा जब तक लिंक रीओपन नहीं हो जाती है। ये आज हम बैठेंगे, लिंक ओपन करवाएंगे, नहीं हुआ तो कंटिन्यू रखेंगे, हम 20 लोगों के साथ रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। भाई मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता था, इन्होंने घोटाला प्रदेश बना के रख दिया है। एग्रीकल्चर हो, कांस्टेबल हो, SI हो, सभी में घोटाला। इनके विधायक सांसद 15 लाख रुपए लेके नौकरी लगवा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मुख्य मांग ये है MP कांस्टेबल की लिंक रीओपन की जाए, जिससे जो व्यक्ति वंचित हो गए फॉर्म भरने से वो अपना फॉर्म भर सके। ये हमारी मुख्य मांग है आज की। तो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, सुन नहीं रहा है कोई भी मध्य प्रदेश में। CM आवास पे दे चुके हैं, नरोत्तम मिश्रा को दे चुके हैं, व्यापम पर दे चुके हैं, सभी को दे चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, नाम बताओ। धर्मेंद्र कुमार, भोपाल से हूँ मैं। हम लोग अभी व्यापम पे धरना दे रहे हैं हम कांस्टेबल की डेट एक्सटेंड कराने के लिए। अभी डेट जब बढ़ी थी लास्ट टाइम पे था, तो इन्होंने 5 दिन तक बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठे हैं सुबह से, इनकी साइट डाउन थी। ये हमारी मेन मांग है कि आज डेट बढ़ेगी और डेट बढ़वा नहीं हो। और अभी तक हम 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं पहले इन लोगों को, मुख्यमंत्री आवास में भी ज्ञापन दे के आए हम लोग,
नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी के यहाँ भी दिया है, विपक्ष के नेता को भी दिया है और व्यापम में भी इससे पहले 2 बार आवेदन दे चुके हैं हम लोग। डेट नहीं बढ़ाई, आश्वासन दिया जा रहा है कि डेट बढ़ जाएगी और 12 तारीख को फॉर्म पेपर स्टार्ट होना है। इसलिए जो 4-5 लाख लोग जो फॉर्म बच्चे हैं भरने के लिए, उनके लिए डेट बढ़ाया है। पिछली बार जो फॉर्म भराए थे कांस्टेबल के, वो 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। इस बार ओनली 8 लाख लोग ही फॉर्म भर पाए हैं, क्योंकि 5-7 दिन जो सर्वर नहीं डाल रहा, उससे बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। ये हमारी मुख्य मांग थी और ये धरना हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक डेट नहीं बढ़ेगी। श्रावण मास का चौथा सोमवार आज है। सोमवार होने के कारण सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिया। वहीं श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण मास है, श्रावण मास का चौथा सोमवार है। अब के 2 श्रावण है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में दूसरा सोमवार है बाबा का। और भगवान को यहाँ बाबा को दर्शन करने आते भक्तजन। इसमें भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बाबा महाकाल के आज विशेष अभिषेक पूजन किया गया। इसमें दही, दूध, शहद, शक्कर, पंचामृत से अभिषेक किया गया और भगवान को विशेष श्रृंगार किया गया। आज बाबा महाकाल का भांग का विशेष श्रृंगार है। भांग का और नए वस्त्र चढ़ाए गए। उसके बाद भस्म चढ़ी और बाबा महाकाल की आज भस्म आरती हुई और हजारों लोग, लाखों लोग बाबा महाकाल के आज दर्शन करेंगे। और आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पे भी निकलेंगे। आज चौथी सवारी निकलेगी तो बाबा राज के साथ आज बाबा प्रजा के हाल जानने के लिए निकलेंगे शाम को 4 बजे। नीलम पार्क में स्वच्छता सेवी संगठन में आज अपनी मांगों को लेकर आज नीलम पार्क का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी का चित्रण रखकर महात्मा गांधी के उद्देश्य पर चलकर जो स्वच्छता अभियान छेड़ा था। कार्यक्रम में काफी लोग उपस्थित रहे। सभी ने स्वच्छता से भी संगठन की मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए ज्ञापन दिया। गोपाल सिंह सेन, स्वच्छाग्रही संगठन का मध्य प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे प्रामाणिकता के साथ में पूरे 52 जिलों से यहाँ पर स्वच्छाग्रही उपस्थित है। आज यहाँ पर 3000 की संख्या में स्वच्छाग्रही उपस्थित है। स्वच्छाग्रही बहुत आ रहे थे लेकिन हमें रोकना पड़ा क्योंकि हम 29,000 लोग हैं। 29,000 लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। जो हमें परमिशन मिली थी वो 2 से 3,000 लोगों की मिली थी। आज यहाँ पर सभी जिलों से, सभी ब्लॉक से स्वच्छाग्रही है। हमारी एक ही मांग है सरकार से, निश्चित मानदेय और निश्चित काम, जो कि हमें सरकार पहले देती थी, अभी बीच बीच में बंद करके अदर संगठनों को हमारे हित की राशि दूसरों को दे रही है। और हम मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपको सम्मान मिला है मध्य प्रदेश के स्वच्छाग्रहियों की वजह से मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आप हमारा जो हक है निश्चित काम निश्चित मानदेय हमें दे दीजिए। अगर सरकार हमें निश्चित काम निश्चित मानदेय नहीं देती है तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ तक कि हम लोग, अगर हमें हमारे प्राणों की आहुतियां भी देनी पड़ी तो हम लोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सारे स्वच्छाग्रही भी तैयार खड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी मांगों को मानते हैं तो हम उनके सम्मान में हमारे ब्लड से उनको रक्त तुलादान करेंगे, ये सम्मान देंगे। और अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे और चुनाव में आने वाले समय में भयंकर विरोध करेंगे। प्रत्येक पंचायत में 1-1 स्वच्छाग्रही है और बड़ी पंचायत में 2-2 स्वच्छाग्रही है। और यहाँ पर सब लोग हैं, पूरा संगठन हमारा लगा हुआ है। हम सरकार से कोई फालतू की मांगे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक काम, निश्चित मानदेय और निश्चित काम, जो सरकार हमें पहले देती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम लोगों ने सबने काम करा है। सभी स्वच्छाग्रही यहाँ पर सम्मानित है।
सामूहिक आत्महत्या के मामले में थाना रातीबड़ और साइबर क्राइम ने जयपुर राजस्थान किया एक आरोपी को गिरफ्तार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि जयपुर से फर्जी अकाउंट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जिला टोंक राजस्थान राज्य का मूल निवासी है, जो वर्तमान में जयपुर में पता बदल कर रहता है। मैं एवं फर्जी इंटरप्राइजेस तैयार कर उनके नाम पर करंट बैंक खाता खुलवाकर फ्रॉडस्टरों को फ्रॉड हेतु उपलब्ध कराता है, जिसके एवज में यह फ्रॉडस्टरों से प्रतिमाह फिक्स कमीशन प्राप्त करता है। आरोपी को जिस नाम से बैंक खाता खुलवाना होता है, उसका छोटा सा बैनर तैयार करवाकर कोई भी किराए से कमरा लेकर वहां का पता बैंक वालों के वेरीफाई करवा देता है। आपको बता दें कि जिसके बाद उस पते पर कभी नहीं रहता। साइबर क्राइम पुलिस और राजबड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगे और इस मामले में खुलासे होने की संभावना है। सामूहिक हत्या के मामले में जो है साइबर क्राइम ने आरोपी गिरफ्तार किया है, कहाँ से किया, क्या पूरा? जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले, रातीबड़ में एक परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई थी, जिसमें विवेचना के बाद ये बात सामने आई थी कि वो व्यक्ति कर्ज से परेशान था और चाइनीज़ लोन ऐप और जो ऑनलाइन टास्क के आधार पर, जॉब के आधार पर जो फ्रॉड किए जाते हैं, उनसे प्रभावित था। उसके मोबाइल से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पे और बाकी और जो इन्फॉर्मेशन उसके घर से मिली और उसके कलीग से, उसके पुराने जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे मिली थी, उसके आधार पर हम लोगों ने एक अकाउंट चिन्हित किया था जो जयपुर में ऑपरेट हो रहा था। इस अकाउंट में मृतक द्वारा कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और उस अकाउंट द्वारा भी पिछले करीब 1.5 से 2 महीने में 1 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस थे, जो कि शुरुआत में ही देख के ये प्राइमा फेसी पता लग रहा था कि ये अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ हो रहा है और उसमें कई छोटे छोटे अमाउंट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रखे थे। उस संबंध में हमारी टीम रवाना हुई थी, उसमें थाना रातीबड़ की टीम भी शामिल थी। इन लोगों ने वहाँ दबिश देकर जो खाता धारक है उसको गिरफ्तार किया है। उसके बाद उससे पूछताछ में ये पता लगा है कि 2 अन्य लोग जो उसके साथ प्रोप्राइटर का काम कर रहे थे, जिन्होंने वो अकाउंट खुलवाया था और उसमें ट्रांजैक्शन के लिए जो शामिल थे, जो उसके साथ शामिल थे, उनके नाम भी उसने बताए हैं। उस रेड में उन दोनों से अभी उन दोनों को पकड़ना नहीं हो पाया है, वो दोनों फरार हैं अभी। तो फ़िलहाल अभी इसमें की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके बाद जो आगे की विवेचना है, उसमें जो मृतक है उससे जो प्राप्त जानकारी है, उसमें कई सारे कॉल सेंटर्स के नंबर आए हैं, जो उसमें से कुछ दुबई और यूएस के नंबर दिखा रहे हैं। उनकी अभी विवेचना चल रही है कि वो नंबर बाहर के हैं या इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में भी और भी कुछ जगहों पर कई महानगरों में जो कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं इस प्रकार के, उनके नंबर भी मिले हैं। तो उस संबंध में भी विवेचना जारी है और उनके लिए शीघ्र ही हम लोग कोई ना कोई टीम रवाना करेंगे और होपफुली उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में जैसे आपको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नंबर स्पूफ करके, फ्लैश करके कुछ आरोपियों द्वारा पैसे जो हैं वो मांगे गए थे और क्राइम ब्रांच को जब सूचना मिली थी आवेदक द्वारा, तो अपनी टीम ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें जो आगे की विवेचना में बात निकल के आई कि जिस नंबर को फ्लैश कराया गया, उस नंबर के बैकग्राउंड में जो नंबर चल रहा है वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है यूएस की, जिसके माध्यम से ये नंबर स्पूफ करते हैं। तो जो इसमें आरोपी है उसने उस वेबसाइट को यूज़ किया था। ऐसी बहुत सारी इलीगल और फर्जी वेबसाइट्स हैं जो डॉलर्स में पेमेंट लेती हैं, उसके बाद नंबर फ्लैश करने के लिए, स्पूफ करने के लिए आपको सुविधाएं देती हैं। इस मामले में भी यही हुआ था। इसके बाद जब ये जानकारी मिली तो इसमें जो आरोपी है वो इंदौर का लोकेट हुआ था। उसमें अपनी टीम रवाना हुई है, तो उसमें जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम सुधीर छाजेड़ है। वो और उसका सुपुत्र जो है वो इसमें शामिल है। वो अभी, उसका जो लड़का है वो फ़रार है, बाप को हम लोगों ने गिरफ़्तार किया हुआ है और कॉल रिकॉर्डिंग और बाकी चीज़ों के आधार पर अभी ये स्थापित हो रहा है कि जो आवाज़ है वो इसके लड़के की है और वो इस चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड इसका लड़का ही है। फ़िलहाल चूँकि पिता के पास से वो नंबर और फ़ोन बरामद हुआ है जिससे ये फ्रॉड करने की कोशिश हुई थी, तो उसको भी आरोपी बना के इसमें गिरफ़्तार किया गया है
और लड़के को आगे हम लोग की टीम अभी खोज रही है। उनकी क्या भूमिका थी और इसकी क्या भूमिका है? पहले 2 लोग जो इसमें गिरफ्तार किए गए थे वो लोग जो जैसा कि गुजरात में जो आंगड़िया का काम करते हैं वो वाला काम करते हैं, जिसके संबंध में पूर्व में भी कई बार सर्कुलर्स जारी हुए हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो सेमी लीगल है। भोपाल में अगर इस प्रकार की कोई हवाला की या इस प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग की सिचुएशन होती है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, अदरवाइज़ उनका जो बिज़नेस है वो पूरी तरीके से सही है। ये दोनों लड़के भी इसी प्रकार के लड़के थे जिनको जो आरोपी इंदौर का है उसके किसी एक जान पहचान के व्यक्ति ने संपर्क किया था और उसी की उसके बोलने पर, उसके ट्रस्ट पर ही ये दोनों वहाँ पर पैसा लेने पहुँचे थे। फ़िलहाल चूँकि प्राइमा फेसी ये लोग अपराध में पैसा लेने के लिए शामिल थे तो इन दोनों को भी आरोपी बना के गिरफ्तार किया गया था और पैसा मांगने वाले को, जिसका नाम बताया मैंने, उसको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। एक गिरफ्तारी और कर ली गई है और अगर और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनको भी इसमें शामिल करके गिरफ्तार किया जाएगा। सर, यानी कि जो मुख्य आरोपी है जो प्राप्त जानकारी है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो साइबर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है I4C, उनसे जो प्राप्त जानकारी है उन्होंने ये बताया है कि रातीबढ़ की घटना के बाद भारत में 2 और जगह पर चाइनीज़ लोन ऐप से संबंधित आत्महत्याएं हुई हैं। उसमें से एक तमिलनाडु के किसी एक शहर में हुई है और एक आंध्र प्रदेश में हुई है, जिसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सेम है कि व्यक्ति द्वारा लोन लिया गया था और वो लोन रीपे ना करने की स्थिति में उसको परेशान किया गया, फ़ोटो मॉर्फ की गई और उसमें उस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई। कुछ चीज़ें इन तीनों ही मामलों में कॉमन है, जैसे कि वो जो फ़ोटो मॉर्फ करने वाला नंबर है वो हमेशा की तरह इसमें भी पाकिस्तान का ही है और वो सेम ही रिश्तेदारों को और कलीग्स को फ़ोटो मॉर्फ करके भेजे गए थे। और एक और चीज़ कॉमन मिली है कि रातीबढ़ के मामले में भी जो मृतक है उसने जो गोल्डन रूपी जो ऐप इंस्टॉल किया था, जिस ऐप के माध्यम से ये लोन लेने की पूरी वो हुई थी, कवायद हुई थी, उन दोनों मामलों में भी वो वैसे ही लोन के ऐप हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉक कर रखे हैं और गूगल प्ले स्टोर पर भी ब्लॉक्ड हैं, लेकिन उनको लिंक द्वारा डाउनलोड करवाया गया था और फिर उसके माध्यम से उनकी फ़ोटोज़, उनका डेटा और कॉल लिस्ट, कॉल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स को जो हैक किया गया था। कॉल सेंटर की बात अपने पास पूर्व में ये शिकायत आई थी जिसमें एक आवेदक ने बताया था कि उसको ऑनलाइन लोन दिया गया था। उस पर उसने एक ऐड देखा था जिसके माध्यम से उसने लोन मिला और उसने लोन में प्रोसेसिंग फ़ीस और तमाम तरह की फ़ीस भरने के नाम पर 1,64,000 रुपये राजस्थान के एक व्यक्ति है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और उसके बाद उसको लोन भी नहीं मिला और वो पैसे भी गायब हो गए। तो इसमें अपनी टीम जो है उसने विवेचना की थी, बहुत लंबे समय से विवेचना चल रही थी। रिसेंटली उसमें एक लीड मिली थी कि ये जो आरोपी है जिसका अकाउंट है जिसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वो गंगानगर में एक्टिव हुआ है। उसके बाद उसको पकड़ने के लिए टीम रवाना हुई थी और उसको सफलतापूर्वक हमारी टीम ने पकड़ा है। इसमें जो आगे की बात गौरतलब है वो ये है कि जिस अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें भी कई करोड़ के ट्रांजैक्शंस हैं। इस व्यक्ति ने कई लोगों को लोन देने के नाम पर जो है वो ठगा है। साथ में इसने जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जो ऐड दिए जाते हैं उस ऐड में करीब 1 करोड़ के ऊपर का खर्चा किया है और अपने उस सोशल मीडिया पे कैंपेन करके ऐड चला के ये लोगों को अपने उसमें ठगी के जाल में फंसाया करता था। और जो इसने वेबसाइट बनाई है उसको अगर आप देखेंगे तो वो देख के एकदम प्रोफेशनल लगती है। उसकी क्वालिटी, उस पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी उस पर पेमेंट गेटवे का सिस्टम है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और ऑथेंटिक लगता है, जिससे लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि वो फ़र्ज़ी है या फिर ऑथेंटिक है। तो इसमें ये टीम द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है और इसमें एक आरोपी को गिरफ़्तार किया गया है। इससे और भी सूचनाएं मिलना बाकी हैं। इसकी हम लोगों ने पुलिस रिमांड ली हुई है। अभी और किन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे और किन किन चीज़ों में ये शामिल है वो अभी आगे की इसकी पूछताछ में पता चलेगा। हाँ, मुख्य आरोपी यही है। फ़िलहाल अभी इसी एक का ही नाम आया है। जो आरोपी ने, जो फरियादी ने हमें सूचना दी थी उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके आधार पर भी यही व्यक्ति जो है उसकी शिनाख्त हो पा रही है। कितने दिन से पहले से इसने ये पूरी रोकड़ वाली जो ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी लंबे टाइम से ऑनलाइन ऐड और ऑनलाइन कैंपेन करता था लोन के लिए, तो ये काफ़ी इस्टेब्लिश तरीके से इस धंधे को चला रहा था और इसमें इसको पकड़ के एक अच्छी कार्रवाई की गई है। इसमें प्रयास ये रहेगा कि ये आगे इस प्रकार की कार्रवाई ना करे, तो इसके अकाउंट्स, इसका नाम, आधार कार्ड और बाकी चीज़ों को
ब्लैकलिस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। सर इसके अकाउंट की बात करते हैं सर, कितने महीने से इसका अकाउंट एक्टिव था, कितने पैसे आए इससे कितने महीने पहले? फिलहाल जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है उसमें जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे वो पिछले 6-8 महीने से ऑपरेट हो रहा है और उसमें 1 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शंस हैं। इसके पैन नंबर पे इसके जो इसने कंपनी रजिस्टर कराई है उसके नाम पर भी और भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन मंगाई है। जिस प्रकार से इसने करीब 1 करोड़ का केवल एडवर्टीज़मेंट किया है फेसबुक पर, उसके आधार पर लग रहा है कि इसका फ्रॉड का नेटवर्क काफ़ी बड़ा होगा और मुझे लगता है कि ये कई करोड़ों में जाने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज चुनाव की तैयारियों को लेकर युवा मोर्चा की बैठक रखी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराने के लिए सभी से आग्रह किया, भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं। वो युवाओं की भूमिका है और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच में काम करने वाले और साथ ही साथ युवाओं की एक बड़ा संख्या में नेतृत्व करने वाले यदि कोई पूरी टीम है तो ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम है, जिसका शाहपुर नगर में हनुमान प्रतिमा के साथ अमानवीय कृत्य मामले को लेकर हिंदू संगठन ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर पंचायत का अमला मौके पर पहुंचकर आरोपी का मकान बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। गौरतलब है कि हिंदूवादी संगठन जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे मार्ग पर बैठकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। उसके उपरांत कलेक्टर के निर्देश पर आरोपी का मकान पर बुलडोजर चलाया गया। मकान पर बुलडोजर चलाते समय भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुनः आपको नेशनल हाईवे जाम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको शाहपुरा में इसी जगह पे कलेक्टर साहब ने फोन में आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर एनएसए की कार्रवाई कर देंगे हम। उन्होंने नहीं किया तो हम लोग डिंडौरी कलेक्ट्रेट का घेराव किए। वहाँ पे वो किन्हीं कारणों बस बाहर थे। उनने फिर से फोन में आश्वासन दिया कि हम 30 तारीख को शाहपुरा में आकर सभी के सामने इसका निर्णय कर देंगे। आज ना आने के कारण मेरी दूरभाष से 4 बार उनसे बात हुई, मगर वो शाहपुरा आने को तैयार नहीं है। इसलिए दोबारा हम नेशनल हाईवे जाम किए हैं और जब तक नेशनल हाईवे नहीं खोला जाएगा, जब तक हमारे हिंदू संगठनों का इस मुद्दा का हल नहीं निकलता, जब तक नेशनल हाईवे चालू नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राजधानी भोपाल में आज मेडिकल छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस जांच में जुटी है। आत्महत्या का कारण जानने के लिए पुलिस ने हॉस्टल के कमरे को जांच किया है। वहीं अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है। थाना कोहेफिजा में आज सुबह डॉक्टर जीपी गौर सीएमओ हमीदिया हॉस्पिटल द्वारा सूचना दी गई थी कि डॉक्टर सरस्वती को उनके पति जयवर्धन अचेत अवस्था में करीब 7:30 बजे इलाज के लिए लाए थे। जब उनको चेक किया गया तो मृत पाया गया है। उनकी सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पति द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार उनका कहना है कि रात में ये पति पत्नी दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे। पत्नी जो डॉक्टर सरस्वती हैं वो पूजा वाले कमरे में सो रही थी। सुबह इनको पत्नी के भाई द्वारा सूचित किया गया कि उनका फोन नहीं उठा रही हैं वो। इस पर जब इन्होंने पूजा वाले कमरे में जाकर देखा तो ये अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास ही कुछ इंजेक्शन और दवाइयां पड़ी हुई थी, जिससे इनको अंदेशा हुआ कि इन्होंने कोई ऐसी दवाइयां ली है जिसका ओवरडोज हुआ है, जिस कारण इनकी ये स्थिति है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी तक कोई सुसाइड नोट या कोई और ऐसी जानकारी नहीं आई है जिससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सके। मृतिका के माता पिता बेंगलोर के रहने वाले हैं। उनको सूचना दी गई है। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम होगा और उनसे जो भी जानकारी मिलेगी उससे कुछ अभी निर्धारित किया जा सकेगा कि इनके आत्महत्या का कारण क्या रहा है।
सर पति को नहीं, पति अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं। हाँ, उनसे जो प्रारंभिक बातचीत हुई है उसमें तो अभी कोई भी विवाद या कोई भी ऐसी कोई कारण अभी खुलकर नहीं आ पा रहा है। मृतका का मोबाइल भी कब्जे में लिया गया है, उसमें जो भी डेटा है उसको देखकर भी कुछ अगर जानकारी मिलेगी तो उससे आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आसपास के लोगों ने भी ऐसा कोई नहीं बताया है। वो सभी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रह रहे थे दोनों पति पत्नी, और ये पीजी की स्टूडेंट थी, इनका 3rd ईयर था। और सर ये जानकारी मिली कि कॉलेज में भी थोड़ा मानसिक